नमस्कार विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के अंदर राजनीतिक विज्ञान विषय। और राजनीतिक विज्ञान विषय के अंदर अगर बात करें तो हमारी चल रही थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। और भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगर हम देखें तो हमने 16 विशेषताएं कंप्लीट कर ली थी। और आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो कुल विशेषताएं दे रखी है वो 20 विशेषताएं हैं, यानी आपकी 4 विशेषताएं और बड़ी है बाकी है, जो आज इस लेक्चर के अंदर हम उनको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में आपकी जो भारतीय संविधान की जो विशेषताओं वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। और उसके बाद में इसी लेक्चर के अंदर इसी लेसन के अंदर आपको और देखने को क्या मिलेगा, यानी इसके आगे वाला जो बिंदु आपके होगा वो होगा प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना को भी हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो पहले आज इस लेक्चर के अंदर हम भारतीय संविधान की जो विशेषताएं बची थी उनको क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। 16 विशेषताएं हम पढ़ चुके थे और 17 नंबर की जो विशेषता है वो है आपकी आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध ये आपके 17 नंबर की विशेषता दे रखी है, आपातकालीन उपबंध। अब देखो आपातकालीन उपबंध क्या होता है। आपातकालीन उपबंध का मीन्स ये होता है कि जब देश के अंदर क्या होता है, देश के अंदर अगर बात करें तो शासन के कैसे कह सकते हैं अनुकूल क्या नहीं हो, परिस्थितियां नहीं हो, देश के अंदर विकट परिस्थितियां हो, या फिर कह सकते हैं देश के अंदर आंतरिक विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह है, या बाहरी युद्ध जैसी आशंका हो, या फिर कह सकते हैं किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो, या फिर देश वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा होता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया जाता है, इमरजेंसी लागू की जाती है। और इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, देश की सारी शासन व्यवस्था होती है वो किसके अधीन संचालित होती है, राष्ट्रपति के अधीन संचालित होती है। तो आपातकालीन उपबंध की अगर हम बात करें तो ये जो उपबंध है आपातकालीन वाला, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखना ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी के संविधान से लिया है। यानी आपातकालीन उपबंध वाला जो सिस्टम है वो हमने किस देश के संविधान से एडॉप्ट किया है, तो वो किया है जर्मनी के संविधान से। अब बात करें भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख कर रखा है, तो भाग की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग जो 18 है उसके अंदर क्या कर रखा है, आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख कर रखा है। यानी आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए। और भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो भाग 18 के अंदर उल्लेखित है। और आपातकालीन उपबंध का मतलब हम देख चुके हैं कि देश के अंदर विभिन्न परिस्थितियों में जब विकट परिस्थितियां होती है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, आपातकाल लागू किया जाता है। और आपातकाल की अगर बात करें तो देश के अंदर कितने प्रकार की इमरजेंसी लागू की जाती है, तो 3 प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है। 3 प्रकार का आपातकाल लागू करने का प्रावधान हमारे संविधान के अंदर किया गया है। 3 प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं और इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में कर रखा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 नंबर पे आपके आता है कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखो विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंदर कर रखा है। भाग तो हम पहले ही देख चुके हैं कि सारी की सारी जो आपातकालीन जो व्यवस्था है वो किस भाग के अंदर कर रखी है, 18 के अंदर है। 18 के अंदर ही अनुच्छेद 352 जब हम देखेंगे तो वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अब राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर क्या होता है, जब देश के अंदर क्या हो, देश के अंदर आंतरिक अशांति, जिसको वर्तमान में तो हटा दिया गया है लेकिन कह सकते हैं जैसे सशस्त्र विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह है, बाहरी आक्रमण व युद्ध की स्थिति होने पर देश के अंदर
राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब देश जब सशस्त्र विद्रोह जैसे बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति जैसे दौर से गुजर रहा होता है, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण देश में या देश के कुछ भागों के अंदर क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। दूसरा जो आता है वो आता है आपके राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, अब राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इनका जो उल्लेख कर रखा है वो कर रखा है अनुच्छेद 356 के अंदर, 356 में कर रखा है। राष्ट्रपति शासन के अंदर क्या होता है, जब किसी राज्य के अंदर क्या होता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। कहने का मतलब राज्य के अंदर शासन व्यवस्था संवैधानिक तरीके से नहीं हो रही होती है, ऐसी स्थिति में उस राज्य में या उस राज्य के किसी भाग में क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और आपको पता ही है जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस भाग पर शासन व्यवस्था का जो संचालन किया जाता है वो किसके अधीन किया जाता है, राष्ट्रपति के अधीन किया जाता है। तो यानी संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन देश के किसी राज्य के अंदर या राज्य के किसी भाग में लागू किया जा सकता है। यह है आपके दूसरे प्रकार का आपातकाल। उसके बाद में देखिए तीसरे प्रकार की, तो तीसरा जो प्रकार है वो आपके वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, इसका उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 360 के अंदर, 360 में इसका उल्लेख कर रखा है। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, वित्तीय नाम से स्पष्ट है, जब देश के अंदर क्या हो जाता है, वित्तीय संकट आ जाता है, आर्थिक मंदी आ जाती है, आर्थिक संकट आ जाता है, वित्तीय स्थिति खराब होने पर कह सकते हैं, वित्तीय स्थिति खराब होने पर देश के अंदर राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल है वो क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब देश के अंदर आर्थिक स्थिति क्या होती है, खराब हो जाती है, आर्थिक मंदी आ जाती है, वित्तीय संकट पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 360 में कर रखा है। ये जो तीनों ही प्रकार की जो आपातकाल है ये किसके अधीन संचालित होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के अधीन संचालित होते हैं। कहने का मतलब ये तीनों ही प्रकार के जब आपातकाल लगते हैं तो शासन जो होता है वो किसके अधीन संचालित होता है, शासन राष्ट्रपति के अधीन संचालित होता है। यह है आपके 17वीं विशेषता आपातकालीन उपबंध। जर्मनी के संविधान से लिया भाग 18 में उल्लेख और 3 अलग अलग आर्टिकल्स में 3 अलग अलग प्रकार के आपातकाल का वर्णन कर रखा है, जिसमें 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, सशस्त्र विद्रोह है, बाहरी आक्रमण या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उस राज्य में या उस राज्य के किसी भाग में क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अंतिम है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। देश जब वित्तीय संकट से गुजर रहा होता है ऐसी स्थिति में देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। लेकिन कह सकते हैं ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है कि अभी तक हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें तो वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। ये थी आपके 17वीं विशेषता। अब देखते हैं आगे वाली 18वीं जो विशेषता दे रखी है वो है आपके इकहरी या एकल नागरिकता। इकहरी या एकल नागरिकता, जिसका जिक्र शायद हमने पहले भी किया है। इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता का मीन्स क्या है, एकल या इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता पीछे वाली विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है। तो हमने ये पढ़ा था कि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। और जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम कह सकते हैं दोहरी नागरिकता होगी। दोहरी नागरिकता कहने का मीन्स ये हुआ कि वहाँ पर राज्य के नागरिक के पास 2 नागरिकता होगी। कौन कौन सी, एक तो राष्ट्र की और दूसरी
राज्य की नागरिकता। कहने का मीन्स ये हुआ कि जिस देश के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। एक राष्ट्र की नागरिकता होनी चाहिए तो दूसरी होनी चाहिए राज्य की नागरिकता। अब बात करें भारत की, तो भारत में भी क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो हमारे नागरिकों के पास नागरिकता कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ क्या है, एक ही नागरिकता है। हमारे पास एकल नागरिकता है, यानी राज्य जैसी नागरिकता हमारे पास नहीं है। यानी सिर्फ हमारे पास भारतीय होने की ही क्या है, नागरिकता है। और ये ऐसा क्यों किया गया, तो ऐसा संविधान निर्माताओं के द्वारा इसलिए किया गया कि जब नागरिकों को क्या किया जाएगा, जब दोहरी नागरिकता दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में हो सकता है देश के अंदर एकता और अखंडता को बनाए रखना क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकल नागरिकता को ही क्या किया, श्रेष्ठ समझा और एकल नागरिकता को चुना। तो इसलिए कह सकते हैं कि हमारे देश के जो भी नागरिक होते हैं उनके पास क्या होता है, सिर्फ एक नागरिकता होती है भारतीयता की। जबकि शासन व्यवस्था कैसी है, संघात्मक शासन व्यवस्था। तो ये हो जाती है आपकी 18 नंबर विशेषता, एकल नागरिकता। तो भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है। जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक राष्ट्र की नागरिकता होती है तो दूसरी राज्य की नागरिकता होती है। लेकिन भारत के अंदर क्या किया गया है, भारत के अंदर सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है ताकि देश के अंदर एकता और अखंडता क्या है, बनी रहे। ये थी आपके 18 नंबर की विशेषता। अब करते हैं नेक्स्ट बात, 19 नंबर विशेषता। 19वीं जो विशेषता दे रखी है वो है आपकी लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। हमारे संविधान के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। अगर बात करें लोक कल्याणकारी राज्य की तो हमने शायद थोड़ा सा जिक्र भी किया था कि जब भारतीय संविधान का भाग 4 हम पढ़ते हैं, भाग 4 जब आप पढ़ोगे तो इसमें किसका उल्लेख कर रखा है, तो इनमें किनका उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और हमने ये भी देखा था कि नीति निर्देशक जो तत्व है, भाग जो 4 है, वो सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में क्या करता है, काम करता है। कहने का मतलब जो भी सरकार बनती है वो सरकार क्या करती है, इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख कर ही अपने सार्वजनिक हित के जितने भी कार्य होते हैं वो क्या करती हैं, नागरिकों को मुहैया करवाती है। यानी भाग 4 का जो 4 जो है जिसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कर रखा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी जो केंद्र सरकार जो होती है, हमारी केंद्र सरकार वह राज्य सरकार, केंद्र सरकार वह राज्य सरकार नागरिकों को क्या करवाती है, केंद्र सरकार नागरिकों को पौष्टिक भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वस्त्र आदि सुविधाएं क्या करती है, उपलब्ध करवाती है। आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। यानी जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होती है वो क्या करती है, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर उल्लेखित जो भी बिंदु होते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, उन सब को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को क्या करती है, शुद्ध पौष्टिक भोजन प्राप्त करने, उनको शिक्षा उपलब्ध करवाने, उनके स्वास्थ्य, उनके आवास, उनके वस्त्र आदि जैसी सुविधाएं वो नागरिकों को क्या करवाती है, उपलब्ध करवाती है, ताकि सभी जो राज्य के नागरिक हैं उनके जीवन स्तर को क्या किया जा सकता है,
जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, सुधार किया जा सके। यानी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए ही क्या किया गया है, राज्य और केंद्र सरकार क्या करती है, ये सारी सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध करवाती है, मुहैया करवाती है। इसके अलावा आर्थिक समानता स्थापित करने का भी सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। आर्थिक समानता स्थापित करने का, आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास भी किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो लक्ष्य ही क्या था, उनका मुख्य लक्ष्य ही था कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या की जाए, स्थापना की जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पूरा अलग से ही भाग बना दिया, भाग 4, जिसके अंदर पूरे के पूरे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन सब का उल्लेख कर रखा है, जो लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को ही क्या करता है, स्थापित करता है। यानी नीति निर्देशक तत्व के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के जो जितने भी आदर्श हैं उन आदर्शों को ही क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। उसके बाद में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, नागरिकों को सारी की सारी जो सुविधाएं होती है जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसमें पौष्टिक आपके भोजन होता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ हैं, आवास है, वस्त्र है, ये सारी की सारी सुविधाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार नागरिकों को क्या करवाती है, उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा सरकारों का ये भी प्रयास रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में क्या किया जाए, सुधार किया जाए और आर्थिक समानता को क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। ये होती है आपकी 19वीं विशेषता। उसके बाद में लास्ट और अंतिम विशेषता जो आपकी है वो है अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था। यानी हमारे संविधान के अंदर क्या किया गया है, अल्पसंख्यक और जो पिछड़े जो वर्ग थे उनके लिए हमारे संविधान में विशेष क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। 20वीं विशेषता है आपके अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था। अब देखो हमारे संविधान के अंदर क्या किया गया है, हमारे संविधान के अंदर अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके लिए और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए हमारे संविधान के अंदर क्या क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई है, तो उन सबको हम देखते हैं। तो अगर बात करें अल्पसंख्यक समुदाय की, अल्पसंख्यकों के लिए, तो हमारे संविधान के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए धार्मिक, भाषाई व सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्या की गई है, सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष व्यवस्था की गई है, विशेष व्यवस्था की गई है। यानी हमारे संविधान के अंदर क्या किया गया है, जो भी अल्पसंख्यक और जो पिछड़े वर्ग है उन सब के लिए धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर उनके लिए हमारे संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। अगर हम देखें तो उनके लिए जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनमें, सरकारी सेवाओं में, इसके अलावा संसद में व विधानसभा में अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे संसद के अंदर उनकी सीटों को लेकर बात हो, या विधानसभा में उनके लिए क्या किया गया है, विशेष प्रबंध किया गया है, विशेष प्रबंध किया गया है। विशेष व्यवस्था उनके लिए हमारे संविधान में कर रखी है, विशेष व्यवस्था उनके लिए की गई है। जैसे हम देखें, जैसे अनुसूचित जाति है आपकी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति।
अब अनुसूचित जाति और जनजाति की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हमारी संसद के अंदर आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330 के तहत उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी अनुसूचित जाति और जो जनजाति है, इन दोनों के लिए अगर हम बात करें तो हमारी जो संसद है उस संसद में क्या किया गया है, इनके लिए विशेष सीटें आरक्षित की गई है। जबकि हम देखें आगे कि अनुसूचित जाति और जो जनजाति उनके लिए विधानसभा में भी क्या किया गया है, अनुसूचित जाति व जनजाति को इनको अगर हम बात करें तो किनमें विधानसभा में भी इनके लिए क्या किया गया है, उनकी सीटें आरक्षित की गई अनुच्छेद 332 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत। अब देखो, अगर हम बात करें कि हमारे संविधान के अंदर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए क्या की गई है, विशेष व्यवस्था की गई है। यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं उनके लिए उनको धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके लिए हमारे संविधान में विशेष व्यवस्था कर रखी है। अब अगर हम बात करें सरकारी नौकरियां हो, चाहे संसद हो या विधानसभा हो, इन सब में इन SC और ST वर्ग के लिए क्या कर रखा है, विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे हम देखें कि अनुसूचित जाति और जो जनजाति वर्ग है उनके लिए आर्टिकल 330 के तहत क्या किया गया है, संसद में उनकी सीटें क्या की गई है, आरक्षित की गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हम बात करें तो विधानसभा में भी अनुच्छेद 332 के तहत इनकी सीटों का क्या किया गया है, इनकी सीटों को आरक्षित किया गया है। अब अगर देखें कि ये जो प्रावधान जो किया गया था ना, ये प्रारंभ में 25 जनवरी 1960 यानी सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही क्या किया गया था। यानी ये जो सीटों वाला जो प्रावधान है ये शुरुआत में सिर्फ 10 वर्ष के लिए किया जाता है। 25 जनवरी 1960 तक ही प्रारंभ में क्या किया जाता है, सीटें आरक्षित की जाती है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, 95वां संविधान संशोधन होता है 2010 में। 95वां संविधान संशोधन 2010, और इस संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है, इनकी जो आरक्षित जो सीटें हैं इनका समय बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, समय कर दिया जाता है 25 जनवरी 2020 तक कर दिया जाता है। ये होता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रावधान। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम देखें तो अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़े वर्ग को भी क्या किया गया है, अन्य पिछड़ा जो वर्ग है इनके लिए भी हमारे संविधान में क्या किया गया है, सितंबर 1993 के अंदर इनको भी कुछ सीटें आरक्षित जो की गई थी। यानी इनको जो आरक्षण दिया गया था वो कितना दिया गया था, 27% आरक्षण दिया गया था। यानी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 1993 के अंदर क्या किया जाता है, 27% इनको क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये जो भारतीय संविधान की जो विशेषताओं को जो हम पढ़ रहे थे, वो 20 की जो 20 विशेषताएं हैं उनको हमने अच्छे से क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपके पेपर में जो प्रश्न आने की जो संभावना रहती है वो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वो प्रश्न निकालना है जो संविधान की विशेषताओं में से क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो अगर विशेषताओं की अगर बात करें तो प्रश्न आपको सीधा सिंगल प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो आप कोई भी 5 विशेषताओं को अच्छे से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पूछे तो जितनी भी विशेषता पढ़ी है उनमें एक एक छोटे छोटे जो भी फैक्ट्स बनते हैं उन सबको हमने अच्छे से क्या किया है, पढ़ा है। उन सब फैक्ट्स को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इसके अलावा कुछ 2-3 विशेषता मैंने ऐसी भी बताई है जो सीधी सिंगल विशेषता आपको क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। जैसे हमने पढ़ा था एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था का अद्भुत मिश्रण है, कैसे वर्णन कीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगर दूसरी बात करें तो एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के लिए क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, लिखिए। ये प्रश्न आपको सिंगल प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा
हमने एक और प्रश्न देखा था कि भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है, कैसे वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई सिंगल प्रश्न जैसे समाजवादी राज्य से आप क्या समझते हैं या इससे क्या अभिप्राय है, पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य से क्या अभिप्राय है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको इस पाठ में से क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो यानी भारतीय संविधान की जो भी विशेषता हमने पढ़ी है 20, उनको आप अच्छे से देखिए और आगे वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसी पाठ के अंदर हमारे एक और बिंदु दे रखा है प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और बता दूं कि प्रस्तावना में लगभग आपने जो विशेषता पढ़ी है उन विशेषताओं में ही आपको लगभग क्या करेगा, लगभग सारा का सारा जो फैक्ट्स है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही और प्रस्तावना जो होगी उसके ऊपर हम आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।